पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, पीएनजी और बाकी सारे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में भी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ऊपर था, लेकिन इन चीज़ों के दाम बढ़ते गए। कोई भी बेनिफिट जो हमें वेलफेयर स्टेट में मिलता है वो हमें मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। टैक्स बढ़ते गए, दाम बढ़ते गए। तो आम आदमी की ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है, सेंटर इसके लिए क्या रीजंस देता है इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन के लिए, और इसको कम करने के क्या रास्ते हो सकते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे इन टुडेज सेगमेंट ऑफ व्हाट्स योर विचार। हेलो एवरीवन, आई एम राजेश शर्मा। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अब ये रिकॉर्ड हाई नंबर्स पे पहुंच गए हैं। कई कई जगह जैसे कि एमपी के अनूपपुर में 114.5 रुपये लीटर का पेट्रोल मिल रहा है। यहाँ तक कि गंगानगर में 112 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है, पटना में 103 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है और दिल्ली में 102 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है। नॉट ओनली दिस, दिसंबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 6, 2021 तक अराउंड 315 रुपीज़ का इजाफा हुआ इन एलपीजी प्राइसेस। जो एम्बिशियस प्रोग्राम था सेंटर का, उज्ज्वला योजना, वो उसी की इन्फ्लेशन बढ़ाने की वजह से कम हो चुका है। हाल ही में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 44.5 रुपीज़ का इजाफा हुआ। सीएनजी में जो लोग कहते थे कि हम सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, हमारे में तो बढ़ोतरी नहीं हो रही, हम बहुत खुश हैं, उनके लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि हाल ही में 2.28 रुपीज़ का इजाफा हुआ है सीएनजी के पैसों में, जो कि एक कंसिडरेबली बड़ा अमाउंट है सीएनजी के लिए, क्योंकि सीएनजी के दाम जनरली नहीं बढ़ते हैं जल्दी से। और अब सीएनजी की कॉस्ट कई सारी जगहों पे, जैसे कि नोएडा में 53 रुपीज़ है, गुड़गांव में 55 रुपीज़ तक पहुंच गई है, और ऐसे ही ये बढ़ता जा रहा है। ये ट्रेंड नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब दिक्कतों के चलते, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो हमारा ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। यूपी की ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वो सारे दामों में, जो एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो दाम लगते थे, उसमें करीब, उस माल भाड़े में करीब 3000 से 4000 तक का इजाफा हो गया है। फॉर इंस्टेंस, लखनऊ से रायबरेली जाने के लिए पहले लगते थे 11,000 रुपये, अब लगते हैं 14,000 रुपये। लखनऊ से गोरखपुर जाने के लिए पहले लगते थे 10,000 रुपये, अब लग रहे हैं 13,500 रुपये। लखनऊ से जौनपुर जाने के लिए पहले लगते थे 8,500 रुपये, अब लगेंगे 12,000 रुपये। तो इन सब चीज़ों का जो इजाफा है वो हमें आने वाले दिनों में जब दिवाली की शॉपिंग करने हम जाएंगे उनमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो सारा सामान आता है। कई लोगों को 4 या 5,000 पूरे किराए में बढ़ना बहुत आम बात लग रही होगी, लेकिन इससे हर एक चीज़ में 2-3 रुपये का इजाफा होगा। 2-3 रुपये चाहे कई लोगों के लिए मुश्किल ना हो स्पेंड करना, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी पॉकेट वैसे ही काफ़ी ढीली हो रखी है। इतना ही नहीं, जब हमने लॉकडाउन में दवाइयों की कीमत को समझा तो हमें लगा था कि शायद गवर्नमेंट थोड़ी कमी करेगी। उन्होंने कमी की भी, करीब 11 कोविड ड्रग्स में टैक्सेस को कम किया गया, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट पिछले 1 साल के अंदर अंदर 25% से भी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। दिसंबर 2020 में जो थर्मामीटर हमें 75 रुपये का मिलता था, वो अब 150 रुपये का मिल रहा है। बीपी मशीन जो हर घर में ज़रूरत होती है, वो पहले 1200 रुपये की मिलती थी, अब वो 1600 से 1700 रुपये की मिल रही है। पल्स ऑक्सीमीटर जो कि अब हर घर में ज़रूरत है कोरोना के बाद, वो पहले 300 रुपये का मिला करता था, अब 500 से 800 रुपये के बीच में मिलता है। तो आप इजाफा देखिए, हर मेडिकल इक्विपमेंट में कितने दाम बढ़े हैं। यहाँ तक कि लिवर, लंग्स, हार्ट और बीपी, इन सारी दवाइयों, शुगर वगैरह जितनी भी दवाइयाँ आप लेते हैं, उनमें करीब 20% का इजाफा किया गया है, जो कि आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट का डेटा आया था जिसमें बताया गया था कि 6 करोड़ लोग सिर्फ 2020 में पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए ड्यू टू मेडिकल एक्सपेंसेस, क्योंकि वो मेडिकल एक्सपेंसेस ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से 6 करोड़ लोग अपना बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए। अगर इसके बाद भी टैक्स इस तरीके से बढ़ेंगे, जब अनएम्प्लॉयमेंट किसी के पास नहीं है, पैसा कोई कमा नहीं पा रहा है, और अगर ऐसे टैक्स बढ़ाए जाएंगे तो और ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में शिफ्ट होने लगेंगे, और जो ट्रेंड हमेशा से आगे चल रहा था कि हम पॉवर्टी कम करते जा रहे हैं, वो रिवर्स हो जाएगा और पॉवर्टी बढ़ने लगेगी, जो कि हमने लॉकडाउन में हाल ही में देखा भी है। सीएनजी के अलावा पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस भी अब महंगी हो गई है। 2 रुपये 10 पैसे इसके दाम बढ़ाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलपीजी या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर तरफ से दाम बढ़ाए जा रहे हैं।
कई लोगों का मानना था कि ये इसलिए करा जा रहा है ताकि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाएं और हम सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन इसके लिए तो आपको सोलर एनर्जी या तो स्टेडी दामों पे रखनी पड़ेगी या उनको और कम करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी 10 पैसों का इजाफा हुआ है पर यूनिट। सोलर एनर्जी में पर यूनिट 10 पैसों का इजाफा हुआ है, जो कि हाल ही में छोटा लग रहा है, लेकिन जब इसको मेगावाट्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। बात कर लेते हैं लॉकडाउन की वजह से हो रहे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। CMIE का डेटा बताता है कि सितंबर में 6.86% अनएम्प्लॉयमेंट थी पूरी इंडिया में, लेकिन कई सारी स्टेट्स में स्थिति भयावह है। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बड़ा है कि हर 5वां इंसान, हर तीसरा इंसान आपको अनएम्प्लॉयड दिखेगा। जैसे कि हरियाणा में 20.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर में 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। राजस्थान में 17.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। त्रिपुरा में 15.3%, दिल्ली में 16.8%। ये नंबर बहुत बड़ा है और कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनमें से भी एक बड़ा तबका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, मतलब कि या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर छोटे मोटे घर पे काम करता है। CMIE के डेटा के हिसाब से ही 47% इंडिविजुअल्स की इनकम जो है वो बढ़ी नहीं है बल्कि घट गई है इन 2020 एंड 2021। इतना ही नहीं, 97% हाउस होल्ड में इनकम में डिप आया है, जो दिखाता है कि लॉकडाउन के कैसे एडवर्स इफेक्ट्स लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। 46% लोगों ने, यहाँ तक कि बिल्कुल भी 47% लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ है या उनका जॉब इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, और वहीं 46% लोग स्टेगनेट ग्रोथ पे हैं, मतलब कि उनकी ग्रोथ स्टेगनेट हो रखी है और उनका जो जॉब प्रमोशन या इनकम हाइक होता है वो नहीं मिल रहा है। मतलब कि पिछले 2 साल से उनको कोई भी पेमेंट में, उनकी सैलरी में इजाफा नहीं मिला है। काम धंधा अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत आज सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकारें इस बारे में क्या कह रही हैं और कैसे सफाई दे रही हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट जो वो देते हैं वो है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर ऑयल प्राइसेस डिपेंड करते हैं। दैट्स वेरी ट्रू, पर मेरा सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट पे ही डिपेंड करते हैं तो जब इंटरनेशनल मार्केट में $19 प्रति बैरल पे हमें पेट्रोल मिल रहा था, क्रूड ऑयल मिल रहा था सॉरी, तब ये सरकार ने हमें जो बेनिफिट है उसका वापस क्यों नहीं दिया। हमें लगा कि शायद वो इस टाइम पैसा इकट्ठा कर रही है, बाद में हमें बेनिफिट मिले, लेकिन अब जब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं उनके प्राइसेस, हमारे ऊपर भी बोझ बढ़ता जा रहा है, कम बिल्कुल नहीं किया गया है। पहले भी सरकार कमा रही थी, अभी भी सरकार कमा रही है, तो अभी तक हमें कोई भी बेनिफिट इसका दिखते हुए नहीं पड़ रहा है। दूसरा जो ये रीज़न देते हैं कि यूपीए ने ऑयल बॉन्ड्स लिए थे जिसको रीपे करते करते कि सरकार के बहुत सारे पैसे चले गए हैं, और वो एक बड़ा सा फिगर दिखाते हैं 1.34 लाख करोड़ रुपीस का, साथ में ब्याज जो है वो 70,000 करोड़ रुपीस का लगेगा। तो अराउंड 2.5 लाख करोड़ तक की एस्टिमेटेड फिगर ये दिखा रहे होते हैं। लेकिन सरकार ने 2014 से 2021 के बीच पिछले 7 साल ऑफ मोदी गवर्नमेंट ने सिर्फ 71.93 करोड़ रुपीस ही अपना ब्याज के साथ ऑयल बॉन्ड्स के दाम को चुकतू किया है, और कमाया कितना है वो है 13.23 लाख करोड़ रुपीस। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि 13 लाख करोड़ रुपए में से ये लोग 70,000 करोड़ रुपीस क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या ऐसी दिक्कतें आई जो ये वो नहीं निकाल पा रहे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ऑयल बॉन्ड्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नया हो। ऑयल बॉन्ड्स अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी लिए जाते थे, और यूपीए गवर्नमेंट ने 2 बार 9,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स को चुकतू किया है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से बने हुए थे। इतना ही नहीं, मोदी गवर्नमेंट खुद चाहे ऑयल बॉन्ड्स नहीं ले रही है, लेकिन वो फूड बॉन्ड्स ले रही है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार आगे के लिए बहुत कुछ कर रही है और वो सारा पैसा अपनी जेब से दे रही है। वो अगर एक जगह पैसा लगा रही है तो दूसरी जगह उन्होंने बंद कर दिया है। अगर हम फूड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ें तो 2014 में ये फूड बॉन्ड्स हुआ करते थे 90,000 करोड़ के करीब, और अब इन्होंने उसको ट्रिपल कर दिया है और करीब 2.7 लाख करोड़ रुपीस के फूड बॉन्ड्स इन्होंने इशू करा लिए हैं टिल 2021, जो कि आने वाली सरकारें पे करेंगी। तो जो ये लोग कहते हैं कि हम तो आने वाले लोगों के लिए, सब आने वाली जनरेशन के लिए कोई डेट नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल गलत है। अगर आपने 70,000 करोड़ रुपीस पिछली गवर्नमेंट का पे किया है, तो वहीं आपने आने वाली गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो आपकी हो या किसी और की, उसके लिए आपने 2.6 लाख करोड़ तक के फूड बॉन्ड्स भी छोड़े हैं।
तीसरा जो ये आर्गुमेंट पेश करते हैं वो है व्हाटअबाउटरी का आर्गुमेंट। ये कहते हैं कि यूपीए सरकार ने 77.5% प्राइस बढ़ाया पेट्रोल पे और 66% प्राइस बढ़ाया डीजल पे, जबकि हमारी मोदी गवर्नमेंट ने 29.8% बढ़ाया डीजल पे और 56.0% बढ़ाया पेट्रोल पे। तो वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि यूपीए की सरकार ने पैसे ज़्यादा खाए, हम कम बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को राहत दे रहे हैं। लेकिन ये आधा सच्चाई है। उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में दाम बुरी तरह बढ़ रहे थे। तब करीब $150 तक भी, $150 प्रति बैरल तक भी प्राइसेस पहुंच गए थे, जो कि मोदी गवर्नमेंट में 75 से $100 प्रति बैरल के बीच में थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने जानबूझ के ऐसे प्राइस बढ़ाए, वो बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स की वजह से ही बढ़ रहा था। अगर आप देखें कि यूपीए ने कितना हाइक किया था पेट्रोल प्राइसेस में, तो आप देखेंगे कि उन्होंने करीब 77% पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाया था, जबकि क्रूड ऑयल के दाम 221% तक बढ़ गए थे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो सब्सिडाइज्ड हमें पेट्रोल और डीजल दिया करते थे, जो कि अब बंद हो चुका है। इसी के चलते मनमोहन सिंह की सरकार ने हमारे ऊपर इसका डायरेक्ट असर नहीं पड़ने दिया था और हमें सब्सिडाइज्ड पेट्रोल और डीजल मिला करता था। और आपको तो याद ही होगा, जब पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में $150 प्रति बैरल पहुंच गए थे और इंडियन सरकार ने उसको 75 रुपीज़ पर लीटर पे कैप कर दिया था पेट्रोल के दामों को, तब कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि स्मृति ईरानी फ्रॉम बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी कि इस महंगाई को नहीं झेलेंगे। बट अगर अभी आप सिनेरियो देखें तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई भी असर हमें दिखेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 2014 से लेकर के 2021 तक अगर देखें तो -27% क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, बढ़े नहीं हैं बल्कि गिर चुके हैं, लेकिन उसका कुछ भी बेनिफिट हमें मिलता हुआ नहीं दिखा है। उल्टा हमारे ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में -27% दाम गिरे तो हमारे ऊपर 56% इन डीजल और 39.8% इन पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाया गया। साथ ही साथ अब सरकार ये बोलती है कि हम बहुत सारी बेनिफिशियल स्कीम्स चला रहे हैं, कुछ 100 से ऊपर स्कीम्स हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना, घर घर राशन योजना, पीएम पोषण योजना और भी बहुत सारी चीज़ों का ये नाम लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पहले भी सरकारें काम किया करती थी। ऐसा नहीं है कि पीएम पोषण अभी की स्कीम है, मिड डे मील्स काफ़ी समय से चला आ रहा है, बस उसका नाम बदल करके पीएम पोषण रखा गया है। पीडीएस सिस्टम में फूड सिक्योरिटी जो दी गई थी वो मनमोहन सिंह की सरकार में ही दी गई थी, तो वो लोग भी करा करते थे। ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ काम कर रहे हो और पुरानी सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। पिछले 70 सालों में हमारी स्थिति बहुत अच्छी गई है। सब लोग पाकिस्तान से हमारे को कंपेयर करते हैं ना कि पाकिस्तान में इतना बुरा हो रहा है, हम तो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये अच्छाई हमारे अंदर क्यों आई है? क्योंकि हमारी पुरानी 70 साल की, यहाँ तक कि 75 साल की ये मोदी सरकार ने भी काम किया है, वेलफेयर स्टेट बनाया है, सब ने मिल के बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ने काम किया, सब ने मिल के काम किया। लेकिन इन्फ्लेशन अभी ऑल टाइम हाई है, इसका रीज़न हमें नहीं पता। अगर हम कुछ स्पेसिफिक योजनाओं के बारे में बात करें, जैसे कि हर घर जल और नल योजना जो लागू की गई है, उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें टैक्स तो बहुत सारे लोगों से लिया जा रहा है, लेकिन जो उसका कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस जब आप करेंगे तो लगेगा कि हर किसी को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है और इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। हाल ही में बिहार से आ रही खबरों में दिखाया गया था कि कुछ 400-500 करोड़ तक के जो ठेके हैं वो गवर्नमेंट के में बैठे मिनिस्टर्स के परिवारों को मिले हैं। अगर इन करप्शंस को ही हम कम करें तो शायद पैसा सरकार के पास ज़्यादा बचेगा और सरकार और एफिशिएंटली पहले से भी अच्छा और काम कर पाएगी। अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें, जो कि पीएम मोदी का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो आप देखेंगे कि उज्ज्वला योजना में लोगों को सिलेंडर तो मिल गए, लेकिन सिलेंडर को रीफिल कराने के पैसे उनके पास नहीं बचे। सरकार का ही डेटा दिखाता है कि करीब 8 करोड़ हाउस होल्ड्स ने सिलेंडर लिए उज्ज्वला योजना के तहत, पर उनमें से 3.5 करोड़ लोग सिलेंडर को रीफिल ही नहीं करा पाए। बाकी जो 4-5 करोड़ लोग बचे, उन्होंने सिलेंडर को या तो सिर्फ 1 बार या 2 बार ही रिफिल करा पाए और बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा है जो कि सिलेंडर को लगातार रिफिल करा रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या हम गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं कि उनको पहले तो फ्री में सिलेंडर दे दिया, उसके बाद सिलेंडर को रिफिल कराने के दाम है 1000 रुपये। महीने में 1000 रुपये लोग लाएंगे कहाँ से? दूसरी बात, अगर हम इसका अच्छे से एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम रोज़ 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं अपने ऑफिस से आने जाने के लिए, तो हम अराउंड 62 रुपीज़ तक उसके ऊपर टैक्स देते हैं इन दिल्ली। ठीक है, 60% टैक्स लगता है हमारे पेट्रोल पे। 61 to 62 रुपीज़ हम हर लीटर पेट्रोल में देते हैं इन दिल्ली।
तो रोज़ का अगर 61 रुपीज़ लगाया जाए, इसको इंटू 30 किया जाए, क्योंकि हमें रोज़ जाना है अपने ऑफिस या कहीं आसपास भी जाना है तो हर चीज़ में पेट्रोल लगेगा। तो 60 इंटू 30 करने के बाद इसका जो कॉस्ट है वो पड़ता है 1800 समथिंग का। तो आप एक बात बताइए कि अगर आप 1800 रुपये ले रहे हैं हमसे महीने का, तो उसके बाद 1800 रुपये प्रति महीना लेने के बाद आप हमें 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन हमें हार्डली 250 रुपीज़ का पड़ेगा शायद, या उससे भी कम का पड़ेगा। हमसे लिए तो 1800 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ 250 से 300 रुपये का है। तो इसके बारे में एनालिसिस करना होगा कि क्या हमें फ़ायदा बेनिफिट पहुंच रहा है या फिर ये सिर्फ ऊपर ऊपर में ही रह गया है। ये तो बात हो गई कि दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं, पर अब बात करते हैं कि इसके जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना सबसे इजी तरीका है पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने में, लेकिन इसको 17 बीजेपी के राज्य और बाकी अपोजिशन के इंक्लूडिंग 6 कांग्रेस के राज्य, ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल, यहाँ तक कि केरला जिसमें सीपीआईएम की सरकार है, उन सब ने मना कर दिया पेट्रोल को जीएसटी में लाने से। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि जो बचा कुचा जो पैसा हमें स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है जीएसटी आने के बाद से, जो वो पेट्रोल से ही बचता है, अगर वो भी चला गया तो स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन ही नहीं कर पाएंगी। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 4 सालों में जो जीएसटी का बकाया है वही स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दिया है, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन लेना पड़ रहा है और डेब्ट ट्रैप्ड होती जा रही हैं। जब इनिशियली जीएसटी का गठन हो रहा था तब ऑपोजिशन भी भरपूर मांग कर रही थी कि इसको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए, लेकिन जब उन्होंने एडवर्स इफेक्ट देखे जीएसटी के तो उन्होंने मना कर दिया कि जीएसटी में नहीं लाना चाहिए, जो कि एक सच बात है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जीएसटी के जो ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है उसको फिर से रीशेड्यूल किया जाए। अभी तक हम ये भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि अगर दूध में टैक्स लगता है तो छाछ में टैक्स क्यों ना लगे। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा। टैक्सेस को वापस से रीऑर्गेनाइज तरीके से करना होगा और जो स्टेट का बकाया है उसको सेंटर को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डेब्ट ट्रैप्ड होकर के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती ज़्यादा समय तक और वो कोलैप्स होने के कगार पे आ जाएगी इकोनॉमिकली। इसका ख्याल सेंटर को ज़रूर रखना चाहिए। दूसरा जो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो है कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो लग रहा है उसको कम कर देना। हमारा जो पेट्रोल और डीजल का टैक्स है वो बहुत रिग्रेसिव है, मतलब कि हमारी इनकम कम है लेकिन हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। फॉर इंस्टेंस जो स्कूटर 5-10 साल 15 साल पुराना स्कूटर, खटारा स्कूटर फटफट करते हुए लेके आता है पेट्रोल पंप में, उसको भी 100 रुपये 104 रुपये तक का पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है दिल्ली मुंबई जैसी जगहों पर। लेकिन जो पोर्शे में आ रहा है, BMW में आ रहा है, उसको भी 102 रुपये का ही देना पड़ रहा है। ये पोर्शे वाला तो 150 भी दे सकता है टैक्स, जो BMW ऑडी में आ रहा है उसके लिए 150 रुपये देना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उस स्कूटर वाले के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हम ये एक ऐसा सिस्टम ला सकते हैं कि या तो जिनके पास बिलो पॉवर्टी कार्ड या राशन कार्ड वगैरह है वो राशन कार्ड वगैरह दिखाएं और उससे वो टैक्स कम करवा ले पेट्रोल पे, और उन गरीब लोगों को सिर्फ 70 रुपये का पेट्रोल पड़े या 90 रुपये का पेट्रोल पड़े, और जो पोर्शे या BMW या ऑडी में पेट्रोल भरवा रहे हैं उनको 120 से 150 रुपये का टैक्स पड़े। इसको हम डिफरेंट सेगमेंट में बांट सकते हैं, जैसे कि अगर कोई BMW लेके आया तो उसको 150 रुपये तक का पेट्रोल देना है फॉर एग्जाम्पल, और अगर कोई नॉर्मल कार में आया तो उसको 100 रुपये या 105 रुपये का पेट्रोल देना है। अगर कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है तो उसको 95 रुपये का पेट्रोल देना है। कोई स्कूटी से आ रहा है तो उसको 90 रुपीज़ का पेट्रोल देना है, और कोई अगर खटारा स्कूटर से आ रहा है तो उसको 85 या 75 रुपीज़ का पेट्रोल देना है। इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाले लोग हैं, जो ऊपर के जो 10% बहुत अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ेगा और उनको उस टैक्स बढ़ने से मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो लोअर मिडल और गरीब लोग हैं उनके ऊपर टैक्स कम जाएगा, और ये जो है अमीर लोग उन लोगों के टैक्स को सब्सिडाइज कर देंगे, मतलब उन लोगों का टैक्स भी अमीर लोग भरें, ऐसा हो जाएगा, जो कि काफ़ी अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्कीम्स में इंडिया में और थ्रू आउट कंट्रीज़ देखने को मिला भी है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास मेट्रो कार्ड्स होते हैं वैसे ही हमारे पास ग्रीन और रेड कार्ड्स हों। रेड कार्ड्स उनके लिए जो लोअर मिडिल क्लास हैं या पुअर क्लास हैं, और ग्रीन कार्ड उनके लिए जो अपर मिडिल और रिच क्लास है। तो अपर मिडिल और रिच क्लास को 100 रुपये का पेट्रोल लेना पड़ेगा, और जो लोअर और पुअर क्लास है उसको 90 रुपीज़ का पेट्रोल पड़ेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इजी सिस्टम बन जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम पुअर को थोड़ा सा
कमी दे पाएंगे और उनको थोड़ी सी सहायता भी मिल पाएगी। थर्ड है कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस, जो कि मैंने पहले भी बात की कि हम 1800 रुपये टैक्स दे रहे हैं पूरे महीने में पेट्रोल के ऊपर, लेकिन हमें जो वापस बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ 250 रुपये का है 5 किलो राशन के रूप में। तो गवर्नमेंट को हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को लेकर के इसको एनालिसिस करना चाहिए और एक पूरा डेटा निकालना चाहिए कि पुअर क्लास कितना टैक्स दे रहा है और उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, अपर मिडल लोअर मिडल क्या टैक्स दे रहा है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, और रिच कितना टैक्स दे रहा है और उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। उस हिसाब से हमें वापस से चेक करना चाहिए कि क्या हम एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहे हैं या एक टैक्सेशन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी हम थोड़ा सा बेनिफिट पुअर, लोअर मिडल या मिडिल क्लास को दे पाएंगे, जो कि इस लॉकडाउन के समय में बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूं कि सरकार बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, यहाँ तक कि पीएम आवास योजना, मिड डे मील, बहुत सारी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, लेकिन ये सिर्फ ये सरकार नहीं चला रही है। इससे पहले भी आपदा आई हैं, इससे पहले की सरकारें भी काम किया करती थी और टैक्स भी थोड़े कम हुआ करते थे। हम उनके चीज़ों को वापस कॉपी कर सकते हैं और वापस से वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं उनकी स्कीम्स को, और थोड़ा सा ये जो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है उसको ईज आउट करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि गरीब लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। If you really like the content of the video, do share it with your friends, comment down below and don't forget to subscribe to our channel. Do follow us on social media websites as well, link will be in the description. Thanks for watching.